नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और शाम के 6 बजे आपका इंतजार खत्म करते हैं। लगातार राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट का जो इंतजार है वो खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस की भी थोड़ी-सी बाकी है, जिन नामों पर लगातार जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उनको लेकर बहुत विवाद भी है। विवाद बीजेपी मुख्यालय में भी देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से आने वाले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से कद्दावर और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की नोक-झोंक हुई। आखिर क्या वजह रही, इसकी भी कहानी हम समझेंगे। तो कांग्रेस में सचिन पायलट समर्थक एक के बाद एक लगातार जिस तरह से नाराज हो रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, उसके बाद तस्वीर क्या निकल रही है? आने वाले दिनों में ये बगावती सुर और कितने तेज होंगे? किन-किन और लोगों को मैदान में अब निर्दलीय या फिर किसी और राजनीतिक दल के साथ जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा? ये इसी डर से दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट में जो देर हो रही थी, उसकी अभी स्थिति क्या है? हमारे खास मेहमानों के साथ अगले 1 घंटे इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से है, अटल खंडेलवाल बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, मधु आचार्य जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अक्सर प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो दरअसल जुड़ रही हैं, तब तक मधु आचार्य जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बीकानेर में कांग्रेस की अब तक की लिस्ट का क्या रिएक्शन है? अपना ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। बीकानेर में भी दूसरे जिलों की तरह असंतोष लिस्ट को लेकर अब धीरे धीरे मुखरित होने लग गया। कल्ला साहब के सामने जहां पहले राजकुमार किराड़ू ने विरोध किया, खुली बगावत की, और कल दो मुस्लिम नेताओं अब्दुल मजीद खोखर और गुलाम मुस्तफा, इन दोनों ने पार्टी के पदों से भी इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि वो भी उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा वीरेंद्र बेनीवाल, जिनका टिकट लूणकरणसर से कटा है और राजेंद्र मूंड को मिला, तो वीरेंद्र बेनीवाल के समर्थकों ने भी कल प्रदर्शन किया और फैसला कर लिया कि हम अपने नेता से चर्चा करके कुछ कदम उठाएंगे। तो कांग्रेस भी यहाँ कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। केवल और केवल कोलायत, नोखा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ है। और पूर्व में तो वैसे भी जो रिएक्शन सिद्धि कुमारी के सामने यशपाल गहलोत को देने से हुआ, वो माइनॉरिटी का है, क्योंकि माइनॉरिटी 7 में से एक सीट मांग रही थी, उसको नहीं मिल पाई है वो सीट। तो कांग्रेस असंतोष की पूरी उसमें घिरी हुई है छाया में। कल अशोक गहलोत बीकानेर आ रहे हैं। रामेश्वर डूडी जी की मिसेज जो नोखा से नॉमिनेशन फाइल करेगी, उसमें भाग लेंगे। उसके अलावा देशमुख में सभा करेंगे, जो कोलाय क्षेत्र का हिस्सा है, फिर बीकानेर में सभा करेंगे। और यहां उन्होंने 3 घंटे अपने वैकेंट रखे हैं, तो हो सकता है वो माइनॉरिटी को समझाने की और मिलने की कोशिश करें। लेकिन माइनॉरिटी के नेता तो पार्टी से ही इस्तीफा दे चुके हैं विरोध में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी गहरे असंतोष में घिरी हुई नजर आ रही है। मीना जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, जो बीकानेर में तस्वीर है, पूरे वैसी ही तस्वीर जयपुर में जिस तरह सचिन पायलट समर्थकों ने खुलकर अपने पदों से इस्तीफा देना और सड़कों पर आना शुरू किया है, इसे कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए मीना जी, आज जब मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो कह रहे थे कि भाई हाँ, कुछ चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा था, जितना हक हुआ था मैं दिलाने का प्रयास किया, बहुतों को नहीं दिला पाया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, ब्याज सहित दे दूंगा, सरकार आने दो। तो वो पुरानी बातें करने लग गए। इसका मतलब मुख्यमंत्री की दावेदारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्या? वो किस विश्वास पे कह रहे हैं कि मैं ब्याज सहित दे दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन देखिए, खिलाड़ी लाल बेरवा ने इस्तीफा दिया है। उसने कहा, एक पत्र लिखा है। देखिए, इस्तीफा तो मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए था, वो भेज रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मतलब दबाव बनाने की राजनीति है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, और हमारे साथ जिस तरह से वो पहले भी कहते रहे थे, और उनको कहा कि तुम्हारे तो जो आयोग बनाया हम उसको दर्जा देंगे और उसको बराबर का स्टेटस देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का सत्र भी दिया, उनको कहते रहे और कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा, मुख्यमंत्री जी जिसको देना चाहते हैं उसको तो दे देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। वो कह रहे थे कि हम तो बिना जीते करे हुए सब कुछ दे देंगे, चिंता मत करो, सब चीज में तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से ज्योति खंडेलवाल चली गई
अब आज बीजेपी की सूची में उसका नाम आएगा तो वो 2 ज्योति चली गई, राजस्थान की 2 ज्योति अगर चली जाती है तो कम तो होता है, कुछ तो रोशनी करती होगी कांग्रेस में। अब वहां जाकर के ज्योति रोशनी करेंगी दोनों, तो देखिएगा निश्चित रूप से पोल तो कुछ तो होती है कि हम देखिए कांग्रेस की ये चीजें बताने आए। अब आर तिवारी का नाम आया, हम के लिए तोड़फोड़ कर दी महेश जोशी के लोगों ने कार्यालय में आकर के। महेश जोशी तो बहुत करीब था, सब कुछ था। अगर ये घटनाक्रम करेगा तो फिर क्या होगा, क्या पार्टी की स्थिति रह जाएगी। हम तो बीजेपी के लिए कहते थे अनुशासित है, उन्होंने भी तोड़फोड़ की, कभी किरण माहेश्वरी की बेटी के यहाँ, तृप्ति के यहाँ की। अभी आप देखिए आके अभी पूरा दमखम के साथ बड़ा खड़ा है कि मैं तो 2 बार जीता था, मुझे हटाया क्यों? कम से कम मुझे कुछ तो कहे। राजवी साहब जो कि जीते हुए थे उनको कहा यहाँ नहीं वहां जाओ। तो ये देखिएगा जब कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता तो ये सब घटनाक्रम होता है। अपने तो कांग्रेस में अब विश्वास में तो लेवे कैसे, 2 गुट है, वो 1 गुट का चल रही है। अब वो कह रहे हैं मानेसर जाने वालों को सबको टिकट दे दिया, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मेरे वालों का विरोध क्यों हो रहा है? मेरे वालों को तो दे ही नहीं रहे हो। तो देखिए सोनिया गांधी ने कहा कि भाई हमने आपको कहा था और आप तो हमारे पास इस्तीफा सौंप के गए थे, मैंने तो फैसला किया नहीं। अगर मैं कहती होती तो आप मुख्यमंत्री इस लायक होते भी नहीं। हमने उस वक्त बर्दाश्त किया, अब हम निर्णय पार्टी के पक्ष में करेंगे, क्योंकि देखिए नए लोगों को दिया। अब तो देखिएगा हारने वाली सीटें थी, जो आपने देखा कल जो सूची आई थी कांग्रेस की, हारने वाली सीटों पे उतारा है। मानवेंद्र को कहा भाई तुम जैसलमेर लड़ो चाहे भले सिवाना लड़ो, है तो दोनों राजपूत सीटें, तो आप सिवाना लड़के जीत के आओ ना। जब वसुंधरा जी के खिलाफ आपको हमने उतारा था, हमने कैबिनेट मिनिस्टर का, राज्य मंत्री का दर्जा आपको दिया ना, फिर भी क्योंकि नहीं जीत गए थे तो हमने दिया। अब हम कंपनसेट कर देंगे। इसलिए देखिएगा वो मेघवाल था जैसलमेर वाला, उन्होंने कहा मैं बगावत कर दूंगा, नहीं तो मेरे को दे दो, तो दे दिया उनको। अब मलिंगा के लिए अभी चला दिया कि भाई मलिंगा छोड़ के जा रहा है, तो जिस मुख्यमंत्री तरह का से मलिंगा नहीं जा रहा। श्याम सुंदर शर्मा जी, हालात इस वक्त जो तस्वीर समझ में आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा किया है। सिर्फ भरोसा ही नहीं किया, उनके समर्थकों को टिकट भी मिले हैं। जब समर्थकों को टिकट मिलेंगे और दूसरों को नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया आएगी, और ये जो प्रतिक्रिया है उसका सड़क पर जो असर है उसका चुनाव पर भी असर लाजमी है। गुलाब बत्रा जी, चुनाव पर इसका असर कितना देखते हैं आप? देखिए मीना जी, अभी जो टिकट वितरण हो रहा है उसके मैं 2 उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि क्या खेल हो रहा है। आपने कभी ताश का खेल देखा होगा, जब ताश खेलते हैं तो ताश के उसको फेंटा जाता है, तो दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, ये बराबर ताश फेंटे जा रहे हैं। और ताश फेंटे जाने में जैसे होता है, जब ताश की गड्डी एक उठाई जाती, सामने वाला प्रतिद्वंदी का उठाता है, तो कोशिश ये रहता है कि बराबर बराबर की रहे, या और जो ताश फेंटने वाला होता है उसको मालूम रहता है कि तुरुप के पत्ते किधर हैं, कलर वाले पत्ते किधर हैं, तो कोशिश करता है कि इसको दोबारा वापस, नहीं दोबारा फेंटता हूं मैं, तीसरी बार भी फेंटता है। ये खेल लगातार चलता है, आज के खेल में हम देखते हैं। और उसमें कोशिश होती है जब खुला बाजार हो या रमी हो या इस तरह के जो भी खेल होते हैं, तो ताश के खेल की मानद ये दोनों पार्टियां ये कर रही हैं। अब मैं आता हूं, आपको नारायण सिंह सर्किल पर ले आता हूं। मैं नारायण सिंह सर्किल पर अगर आप सवेरे सवेरे आप जब देखें, आगरा के लिए, मथुरा के लिए, सबके लिए बसें, भरतपुर के लिए आओ प्राइवेट बस, राजस्थान लोक परिवहन की बसें। अरे मैंने मान लिया मीना जी को भरतपुर जाने के लिए और 200 रुपए में टिकट मिल गया, और बाद में श्याम जी मिले और कह नहीं अभी 2 सीट खाली हैं, आपको सब 150 रुपए में ले जाएंगे। तो वो स्थिति आज बन रही है, ये स्थिति हो रही है। ताश के पत्ते और बस स्टेशन का जो उदाहरण दोनों आपने दिए गोविंद बत्रा जी, वाकई में अटल खंडेलवाल जी से बेहतर इस बात को कौन समझेगा। पहले तो बीजेपी ने कहा कि हम इस विषय पर प्रवक्ता ही नहीं भेजेंगे कि बीजेपी में बगावत है, तो उनको कहा भाई ठीक है कांग्रेस की बगावत है इस पे बोल दो, तो बीजेपी वाले कांग्रेस की बगावत पर बोलने आ गए। अब जब कांग्रेस की बगावत की बात हुई तो कांग्रेस वाले गायब हो गए, बीजेपी की बगावत पे वो बोल सकते हैं। अपनी बगावत पर जो स्थिति है उसको स्वीकार करके आ गई है प्रतिष्ठा जी। हमने दोनों को कहा भाई दूसरों की बगावत पर बोल लेना आप, तो दोनों आ गए हैं, पहले दोनों मना कर रहे थे। तो मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती अटल खंडेलवाल जी, दरअसल पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है उसे पार्टी को स्वीकार करना और उसके बाद उसका क्या समाधान निकालना है उसकी बात करना, उसकी चर्चा करना, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल मीना जी, अगर अनुशासित पार्टी है
तो बगावत इसका एक बार तो, क्योंकि प्रत्याशी बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत से प्रत्याशी तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक बार ठेस पहुंचती है। लेकिन जो अनुशासित पार्टी है ना, तो जैसा गुलाब जी ने बताया कि भी ऐसा नहीं होता कि ताज को बार बार फेंटा जाए। आप हमारे जो चुनाव प्रभारी है राजस्थान के अरुण सिंह जी साहब के स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा किसी तरह का कोई टिकट में फेरबदल नहीं होगा, मतलब इतना स्पष्ट होना चाहिए। और अभी आप देखेंगे तो हमारे लगभग सभी जगह पर बगावत थम सी गई है। ये एक तरीका है अनुशासन का। और जहां तक कांग्रेस की बात है मीना जी, तो आप देखिए इनकी सरफुटअव्वल तो शुरू से, पहले गहलोत साहब पायलट साहब से सरफुटअव्वल चलती रही 4-5 साल से, फिर अभी आकर के गहलोत साहब आलाकमान की चलती रही सरफुटअव्वल। अब पार्टी की टिकटों की इनके यहाँ पर शुरू हो गई सरफुटअव्वल। वहां दिल्ली जाकर के पहली जो लिस्ट थी उसके अंदर मालिया नगर से अर्चना शर्मा जी के बहुत सारे चले गए और उन्होंने वहां पर एआईसी इनकी जो है उसके अंदर जाकर तोड़फोड़ कर दी। आज महेश जोशी जी के लोग वहां जाकर के दुनिया जहान की पुतले फोड़ रहे हैं। 21 जगह से बगावते हैं। तो हमारे यहाँ ताश भी नहीं फेंटी जाती और हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया जाता है कि ये व्यक्ति लड़ेगा और वो लड़ता है। वो पहले कार्यकर्ता, उसके बाद कोई मंत्री शंत्री विधायक सांसद जो भी है। तो ये बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ 21 जगह से। आप देखो ना, आप में दिखाओ बीकानेर से लूणकरण में बेनीवाल जी का विरोध हो रहा है, खंडेला। अटल जी, बीजेपी में तो जो कुछ हुआ है वो लोगों ने देखा है। आप बताएं, स्वीकार करें नहीं करें। और बीजेपी में जो बाहर हो रहा है वो तो ठीक है, अंदर जो हो रहा है और उसको लेकर बाहर जो अंदर बैठे हुए वो लोग बता रहे हैं। क्या वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री राजे से आज भी जिस तरह से व्यवहार बर्ताव और वो भी सीनियर नेताओं के द्वारा? देखिए मीना जी, वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी। और ये कयास, आप सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये आप ही लोगों की कयास है, या फिर तो एनालिस्ट है या फिर तो कांग्रेस है। मैक्सिमम ये लोग एक धारणा बना लेते हैं। वसुंधरा जी को जब हमें पार्टी के लिए काम करना होता है वो करती हैं। आप कब परिवर्तन यात्रा में क्या नहीं आएंगी? आई। परिवर्तन यात्रा खत्म होने के बाद स्टेज पे नहीं आएंगी? आई। अभी सेकंड लिस्ट के बाद इन्हीं के हिसाब से आए कैंडिडेट। आप देखो तो सही कि भी कहीं पर इस तरह के कयास हमारी तरफ से कहीं नहीं है। हमारा एक सिंपल सा है कि हमारी वरिष्ठ नेता है तो उनके लिए स्ट्रेटजी कहाँ बनानी है, कब बनानी है, कैसी बनानी है, तो बीजेपी तय करेगी ना। ये दूसरे लोग थोड़े तय करेंगे। और वो हमारी वरिष्ठ हैं, रहेंगी हर वक्त वरिष्ठ। और वरिष्ठ का उपयोग समय समय पर होना चाहिए। हर छोटी छोटी बातों पे वरिष्ठ। आप मैं ये देखिए, हमारा पूरी निष्ठा, हमारी पूरी निष्ठा है, आदर है उनके प्रति, निष्ठा है, आदर है। मेरा ही नहीं, पूरी पार्टी का। ये केवल कयास है, तो कयासों के जवाब में कितना भी दूं और कोई भी कितना देगा तो देता रहे। आप बताइए हमारे यहाँ पर आप अटल जी आपकी इस बैठक में, जिस बैठक में राजेंद्र राठौड़ जी और वसुंधरा राजे जी के बीच में जो कुछ नोकझोंक हुई, उसको लेकर बैठक में मौजूद लोग जो नेतागण हैं उन्हीं के द्वारा जानकारी दी गई है पत्रकारों को। पत्रकारों का काम थोड़ी है कि वहां देखिए पहली बात तो अपन जब घर में बैठते हैं छोटी मोटी बातों पे एक तरीके से वो बातों का एक दूसरे के साथ समन्वयन होता है। उसमें कभी कभी आप लोगों को लगता है कि वो उसमें सरफुटअव्वल हो गई या ऐसा हो गया वैसा, ऐसा होता नहीं है जनरली। जब आप बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ बैठे हो तो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। कोई भी रखता है, किसी को बात करने के लिए कोई एक साइड बोलेगा, कोई दूसरी, लेकिन लास्ट में जाकर के शीर्ष नेतृत्व तय कर लेता है कि भाई ये व्यक्ति जनता के साथ जुड़ाव रखता है, प्रशासनिक क्षमता रखता है, सर्विस डिलीवरी में परफेक्ट है। यही सब चीजें देखी जाती है, इनकी साफ सुथरी छवि है और जो सबकी एक आम राय बनती है और दे दी जाती है। अटल जी, अच्छा लगा कि आपने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि घर में बर्तन होते हैं तो आवाज भी होती है, समझ में आती है, स्वाभाविक है।
और वो स्वाभाविकता जब पार्टी के भीतर चाहे वॉर रूम हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे सड़क हो, सब जगह देखने को मिलती है। सड़क बट इतना ये डिसिप्लिन, एक बात बताइए, एक कमरे के अंदर बैठे और आपने उसका पार्टी, प्रतिष्ठा यादव जी, पार्टी तैयार थी कि घर के बर्तन इस तरह से बिखरेंगे, टूटेंगे, आवाज आएगी जब इस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, नेचुरल सी बात है कि राजनीति में जो भी आदमी आता है उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं वो लेकर आता है कि मेरा ये हो, और सबको सेटिस्फाई करना भी, क्योंकि देखिए 200 विधानसभा है और हर विधानसभा से टिकट जो मांगने वाले हैं या टिकट की इच्छा रखने वाले कि मैं विधायक बनूं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उस हर पार्टी के अंदर या कोई अदर पार्टी, तो उसमें जब टिकट चाहने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सबको सेटिस्फाई नहीं किया जाता, तो थोड़े बहुत आक्रोश, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई लोग जुड़े रहते हैं, कुछ लोग उसके निजी इतने हो जाते हैं कि वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं उस चीज में, और ये एक क्षणिक आवेश होता है कि उसमें उनको लगता है कि नहीं, मेरे नेता को अगर नहीं मिल रहा समर्थन या जिसको मैं पसंद नहीं कर रहा, तो वो उसके विरोध के अंदर चले जाते हैं। ये वो कहते हैं ना, इतने बड़ा जब एक परिवार होता है पार्टी, तो उसको उसके अंदर छोटी मोटी बातें ऐसी होती रहती है। बाकी अंततः देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जब तो शुरू से लेकर मतलब पायलट जी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, अभी आज तो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई अपनी पार्टी के कह रहे कि कांग्रेस का है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जब कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोगों को सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ही चिंता सताती है, अपनी चिंताओं को आप भूल जाते हैं। तो उस टाइम भी बहुत सारे लगते, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि जब भी पार्टी को जरूरत हुई, पूरी पार्टी एकजुट होकर खड़ी हुई, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव लगा लीजिए, चाहे वो किसी भी लेवल के चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो या छोटे इलेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। अपनों से ही नाराजगी होती है, किसी दूसरे से किसी को नहीं होती। तो परिवार है, उसमें थोड़ी बहुत नाराजगी मनमुटाव एक दूसरे के प्रति हो, लेकिन अंदर मन के अंदर कोई ऐसा भेद नहीं जिससे पार्टी को नुकसान हो। पार्टी की जब बात आती है तो हमारी पार्टी एकजुट होकर खड़ी होती है, और ये हमने पिछले टाइम में हर संकट के समय भी देखा कि पार्टी कितनी एकजुट रही, और आने वाले टाइम में भी एकजुटता नजर आएगी। दूसरी बात की बीजेपी को लेकर, बीजेपी के हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भाई उसको छोड़ देते हैं प्रतिष्ठा जी, बीजेपी वालों को छोड़ दीजिए, अभी अपनी पार्टी की बात करिए। अभी जो कांग्रेस पार्टी में जो दिख रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने जो स्वीकार किया है कि वो कुछ लोगों को खुश नहीं कर पाए, और स्वाभाविक है, 200 लोगों को टिकट देना है, 2000 लोग दावेदार हैं, और सपने 5000 लोग देख रहे हैं कि हमें टिकट मिले, हम भी कुछ करें पार्टी के लिए, तो उसमें लाजमी है। मुद्दा तो ये है कि इस वक्त चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, इसलिए सचिन पायलट के समर्थकों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, खुद स्वीकार किया, लेकिन कुछ को नहीं कर पाए। श्याम जी, ये स्वाभाविक है, सबको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में पार्टी में इस तरह का रिएक्शन जो आता है, जो भी दावेदार है उनका, जो भी क्लेम करने वाले जो लोग हैं, तो वो ये जो सब्र का बांध टूट रहा है, ये सब्र का बांध एक दो दिन में एक लिस्ट जब दूसरी आएगी उसके बाद बढ़ेगा। निश्चित रूप मीना जी, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि पार्टी कह रही है, क्योंकि वहां नेतृत्व दोनों तरफ नहीं है। उधर देखिए कमल का फूल है, अब प्रधानमंत्री जी का भी नेतृत्व नहीं है, कमल का फूल है, तो दोनों तरफ नेतृत्व विवादित नहीं हो जाए इसलिए टाल दिया, भाई विधायक चुनेंगे। उसके बाद अटल जी बड़े प्यार से कह रहे थे हमारे यहाँ तो कुछ होते नहीं। दीप्ति महेश्वरी के ऑफिस का हाल देखा था क्या हुआ था, या फिर वो चित्तौड़ में आज हाल हो रहा है जो देखा आपने कैसा हो रहा है, या फिर आप देखिएगा कि आपके यहाँ से विकास चौधरी चला गया ना, कांग्रेस का कैंडिडेट बन गया ना, बहुत सारे लोग चले जाएंगे। अब 2 ज्योति लेके आ गए, आप उन ज्योति से कितना उजाला कर पाओगे तो आप जानो। अब देखिए मानवेंद्र सिंह किधर लड़ रहा है, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता, आप जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका काम ही नहीं टिकट लेना। अधिकारी लाए हो 50, आप उन अधिकारियों को एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे, क्योंकि वो योग्य है। देखिए प्रधानमंत्री ने कितने अधिकारियों को बनाया, अब यहाँ ये वही पैटर्न ला रहे हैं, हम अधिकारियों को बनाएंगे तो वो सक्षम है क्योंकि वो प्रशासनिक दृष्टि से
मजबूत है कार्यकर्ता। आप देखिए यूनुस खान आपके यहाँ से नाराज होकर चले जाएगा, पता नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पहले को भी ऐसे रहा, आप मेरे को पता नहीं क्या करोगे, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। तो भी देखिए आज योगी जी और कह गए कि हमारे यहाँ यूपी में होता है तो हम निपटा देते, और उससे पहले आसाम के मुख्यमंत्री कह गए कि हमारे यहाँ होता है। तो अब ये देखिए कि मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के यहाँ चुनौती दे जाते हैं आकर के कि हाँ हमारे यहाँ होता तो हम निपटा देते, आप कुछ नहीं कर पाते। ये नई नई परंपरा तो नहीं है गुलाब बत्रा जी, ऐसा तो पहले भी आते रहे हैं। वैसे तो अलग अलग राज्यों से स्टार प्रचारक के रूप में, और यही तो स्टार प्रचारक का ही तो किस्सा है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी नाराज है वसुंधरा राजे से बहुत ज्यादा। नहीं, वो बात जो श्याम जी कह रहे थे, जो मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक होते हैं वो आते हैं, और योगी जो आदित्यनाथ आए हैं वो चूंकि नाथ संप्रदाय के जो अलवर के सांसद और तिजारा से चुनाव लड़े, नामांकन रैली के संबोधित करने के लिए आए थे, वो ये निश्चित रूप से होता है। मैं जो बात शुरू कर रहा हूँ कि आप देखिए कि जो बगावत वाली बात आ रही है, जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार, वो वाली उदाहरण हो रहा है कि हर एक को लग रहा है कि अब सरकार रिपीट होगी, हम हिस्सेदार बनेंगे। और स्थिति आज ये हो गई है कि जैसे मैंने नारायण सिंह सर्कल का उदाहरण दिया था कि सवेरे सवेरे जब बसें आती है तो सवारी भरी जाती है और 2 सीट खाली रह गई, 4 सीट खाली रह गई, सस्ते में ले जाएंगे तो तीसरा मोर्चा खड़ा है, वो भी इसकी फिराक में है। दूसरा जो सबसे बड़ी जो बात है बगावत वाली, अगर पिछले चुनाव में देखें तो 13 उम्मीदवार, उनमें अधिकांश कांग्रेस के बगावती थे और वो चुनाव जीत गए। वो चुनाव 27 खड़े किए थे, 12 आए थे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जीते थे बागी थे उनमें से। आपको याद करो जब मुख्यमंत्री पद को लेके विवाद हो रहा था दिल्ली में, उस समय 8 निर्दलीय जो बगावती कांग्रेसी थे, कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़े थे, और ये माना जाता है कि वो अशोक गहलोत को फॉलोअर थे। उन्होंने सबसे पहले आके अशोक गहलोत की कोठी पर आकर के और समर्थन की घोषणा की थी, जिससे कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अशोक गहलोत के हाथ मजबूत हों। तो और आप दूसरी देखिए कि कल इधर नामांकन पत्र भरने का तीसरा दिन आज खत्म हो गया, कल चौथा दिन है, और उधर अभी टिकटों का बंटवारा 44 सीटें अभी बाकी रहेगी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कल से जो चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? सबसे पहले दूदू से। दूदू जिसको बाबूलाल नागर, जो उनका बहुत खास विश्वास था, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी था, लेकिन किसी कारण से उनको मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। उनके कहने पर उन्होंने दूदू को जिला बनाया, जो सबसे छोटा जिला होगा राजस्थान का। सबसे पहली मीटिंग वो वहां कर रहे हैं अपनी चुनाव प्रचार की। जैसे मधु आचार्य जी बता रहे थे, वो नौखा भी जाएंगे, देशनोक भी जाएंगे और बीकानेर भी जाएंगे। बीकानेर में भी चूंकि वो गहलोत वहां खड़े हुए हैं, तो इसलिए एक जातीय झुकाव रहता है, तो इसलिए वो बैठक भी। और जैसे मधु आचार्य बता रहे थे कि जो वहां विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है, उस विद्रोह को कैसे दबा पाएंगे वो बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बगावती सुर तेज होते जा रहे हैं, और पिछली बार इन 13 जो निर्दलीय थे, इनके समर्थन से अशोक गहलोत को अपनी सरकार बनानी पड़ी और बचानी पड़ी। तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अगर बगावती से करके तो हम अधिक और सौदेबाजी कर सकेंगे। ये जो ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल लास्ट में जाकर के बातें तो बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें करते हैं, ऐसा करके देखेंगे, ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता। उनका एजेंडा आखिर में जाकर के होता है कि जिताऊ और टिकाऊ भी रह जाता है। केवल अवसरवादिता वाली बात आप देखिए, जो भी अब एमएलए के दावेदार बनते जा रहे हैं, और वो कोशिश ये करे कि हमें किसी तरह से टिकट मिले। अब देखिए करोड़ों की बात आ रही है, पीडीएफ आ रही है, 60 करोड़ का सौदा, पहले 40 करोड़ के, ये मालवीय नगर के मामले 40 करोड़ की बात आई। ये जो आज बात आपने कही है गुलाब बत्रा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए राजस्थान की राजनीति में जहां 195 ये जो आकलन है सीट का, एक तरफ तो दावेदार जो है, एक तरफ तो जो निर्दलीय विधायक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करके ये जो सौदेबाजी करना चाहते हैं, एक तरफ तो वो पक्ष है, एक इंडिविजुअल का पक्ष है, और दूसरी तरफ एक सत्ता के मुखिया का पक्ष है। सत्ता का मुखिया भी राजस्थान में गुलाब बत्रा जी इसी स्थिति में ज्यादा अपने आप को, ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसी में ज्यादा समय निकला है राजस्थान के मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, ये मैंने कहा ना, शुरू में बहुत कहा था कि अशोक गहलोत जो पहली बार, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके लिए जो शुरुआत जो हुई थी वो 99 सीटें थी। तो 99 का फिर उनके साथ शुरू, ये ठीक है कि जो सुभाष गर्ग जो गठबंधन सरकार से बने थे तो 100 सीटें हो गई थी, फिर निर्दलीय समर्थन हो गया,
106 हो गई, लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे उनकी संख्या 99 थी। तो 99 का फिर तो शुरू से रहा इस सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह से ये ट्रेंड बन रहा है कि जो बगावत करके और किसी तरह से चुनाव जीत जाते हैं, अब जैसे 28 है उसमें से इतने जीते, वो जो बार्गेनिंग करते हैं उसका नतीजा ये होता है कि जो बेचारा जमीनी कार्यकर्ता है पार्टी का, उस पार्टी के जो सोचता है यार कल तक हमारे साथ था, हमें बाईपास करके आगे एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, हम ऐसी कराएंगे क्या, इस तरह के जो भाव पार्टी के कार्यकर्ताओं में होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, मूल वो एजेंडा है, मूल कार्यक्रम है, वो सब परे रह जाते हैं। केवल और केवल अवसरवादिता जो हावी होती जा रही है इन चुनावों पे, और फिर उसे धनबल हो गया, भुजबल हो गया, ये सारा साम दाम दंड भेद, ये जो सारी स्थिति बनती जा रही है कोई निराशाजनक स्थिति है। और उसका नतीजा होता है कि जनहित की तो बातें अनावश्यक होती हैं, और जब 40-40 करोड़ और 60-60 करोड़, अरे भाई 40 करोड़ 60 करोड़ का अगर ब्याज भी अगर लेना शुरू करें तो क्या जरूरत है राजनीति में इस तरह की लोगों की गालियां खाने की। तो इसका मतलब कि हम तो उल्टे सीधे धंधे होते हैं राजनीति के माध्यम से, इनसे परे ऊपर उठकर के। गुलाब बत्रा जी, ये जो राजनीतिक सौदेबाजी है, ये सौदेबाजी ना सिर्फ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को जो है वो सूट करती है उनको, बल्कि राजस्थान में हम देख रहे हैं कि मुखिया जो सरकार बनाने वाले हैं वो भी ऐसी ही स्थिति चाह रहे हैं। इस बार चर्चा इस बात की इस बार कि चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे वो अशोक गहलोत हों, ये दोनों ही ऐसी स्थितियां चाहते हैं जिससे कि सरकार बनाने की निर्भरता में, इतना खुल के बोल रही हूँ, और क्योंकि चर्चाएं इस तरह की है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ इस सवाल के साथ कि दोनों को ये लगता है या दोनों की तरफ से ये सोच है या इस तरह की बातें कही जाती है, कितनी सोच है कितनी सही है, कि जितनी कम सीट आएगी, जितना नेक टू नेक मैच होगा, उतना ही इन दोनों लीडर्स के लिए एक बार फिर से लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, चौथी बार और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा होगी। देखिए बात सही है कि जब एक नेता के स्तर पर लोग उसके जीत के आते हैं, और अगर कमी बेसी होती है तो अशोक जी तो इसमें तो माहिर रहे हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। सीपी जोशी के टाइम में भी जीते थे, उसमें भी सीटें कम थी। उसके बाद सचिन पायलट के टाइम में 2 टाइम में तो कम ही के कारण ही जीत के आए और वो बन गए। अब देखिएगा जिस प्रकार का बार बार जो बातें आ रही है, पार्टी ने यही तो निर्णय किया है कि इस फेज में चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्णय तो हम केंद्र करेगा। अब केंद्र हावी हो रहा है, राज्य के नेता कमजोर करने की बात आ रही है। जो जो दोनों नेता बड़े नेता बन गए हैं, देश के नेता कहलाने लग गए हैं, राजस्थान से पूरे देश के नेता कहलाने, अब उनको देश का नेता नहीं बनने देंगे, इसलिए अब कोने के नेता बने रहो, हम ऊपर आओगे तो हम, यही तो चुनौती है। देखिए मोदी जी के सामने और अमित शाह के सामने यही है कि अगर वो हावी हो गई तो 3 साल तक तो बातचीत ही नहीं हुई थी 2013 में। अटल जी को पता है कि डबल इंजन की सरकार देने के बाद 2.5 साल तक हमारी मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत ही नहीं हुई थी। डबल इंजन की सरकार का तो हमने परिणाम देखा है। अब डबल इंजन की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनाओगे वो बात अलग है, क्योंकि आप अपने कब्जे में रखोगे वो बात अलग है। खट्टर की तरह वो कमजोर मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर शासन उसी के अनुसार करेगा जो केंद्र करता है। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री तो मजबूत थे, जब भी तो कहा 25 सितंबर को बगावत करने के बाद भी मुख्यमंत्री पद कायम रखा ना। अगर कमजोर होते तो 25 तारीख को शपथ हो ही जाती, 26 तारीख को जो शपथ होनी थी। देखिएगा निश्चित तौर पर जो स्थितियां बन रही है, जो अटल जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, वो दीनदयाल जी की पार्टी नहीं है अटल जी। अब शासन वाली पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे दोष हो जाते हैं, वो दोष आपकी पार्टी में भी आ गए हैं, क्योंकि 10 साल अब हो जाएंगे शासन को, तो वो सारी चीजें आती है जो लगती है। वो कोई सी भी शासन रहता हो तो उसमें कमियां होती है, क्योंकि हर चाहता है कि शासन के साथ रहे। अब आपका शासन आ रहा है, इसलिए 50 अधिकारी आए, सारे क्षेत्र के अधिकारी आप पे विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो सरकार में अगर टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बहुत सारी पोस्टें होती है, जैसे अशोक गहलोत उपकारित करते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद अगर वो एक सोजत से एमएलए बन के क्या कर लेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पत्नी को आरपीसी का मेंबर बन भी पाएंगे क्या? मुद्दा तो ये है श्याम जी, बन भी पाएंगे क्या? देखिए ये तो देखिए सोजत में उनकी तस्वीर क्या है, स्थिति क्या है? आपके जिले से जुड़ा हुआ ही है, उनका इलाका भी बहुत दूर नहीं है। देखिए उन्होंने स्काउट का बहुत बड़ा प्रोग्राम करा करके पैसा वैसा लगा करके बहुत कुछ किया। अब जीतना ना जीतना तो अब देखिए कि प्रतिष्ठा जी को तो मिला नहीं टिकट, क्योंकि उनकी पत्नी को आरपीएससी का मेंबर और खुद को
विधायक बनने की तैयारी, और बहुत सारों को दे दिया। अभी लक्ष्मण मीणा को दिया है ना, बस्ती से आपने दिया है, नहीं दिया? अभी निर्दलीय लड़ रहा था, फिर आईपीएस बना, फिर सांसद का चुनाव लड़ा, फिर का दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आप तैयार हैं उसको तो देने के लिए। और प्रतिष्ठा जी, कार्यकर्ताओं की जगह अफसरों को और कुबेरपतियों को, धनपतियों को और फिर दूसरे सामने वाली पार्टी से आए हुए कैंडिडेट्स को जब टिकट मिलता है, तो पार्टी के कार्यकर्ता का ये जो रिएक्शन है सड़कों पर, ये स्वाभाविक है। और क्योंकि वो कार्यकर्ता है, क्योंकि उन्होंने सालों तक इतनी मेहनत की है, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ने की क्षमता भी रखते हैं और इंडिपेंडेंट लड़ाने के लिए उनके पास आशीर्वाद भी है। देखिए कि मैंने पहले कहा था कि सबको तो एक साथ नहीं मिलता, लेकिन आप देखिए जो ये अभी हमारी चौथी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे नए नाम भी आए हैं जो कार्यकर्ता है पार्टी के और स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता है। कई लोगों को मैं जानती हूँ, 2-3 नाम हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भी हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत संघर्ष किया। अब किसका समय कब आता है, ये तो थोड़ा धैर्य तो इंसान को रखना ही पड़ेगा। अब हम सोचे कि सबको एक साथ ही एंट्री मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज समस्या सबसे बड़ी ये राजनीति नहीं, किसी फील्ड में लगा लीजिए, इंसान के अंदर जो धैर्य है वो सबसे ज्यादा कम होता जा रहा है। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रही, ये एक बड़ी समस्या है। बाकी बहुत सारे नए फेस भी पार्टी के अंदर लिया, पार्टी सब चीजों को देखते हुए मैनेज कास्ट फैक्टर को भी देखती है, नए पुराने सबका एक कॉम्बिनेशन बना के पार्टी का जो की कोशिश रहती है कि सबको साथ लेके चलने का प्रयास, तो सबको साथ लेकर ही चलने का किया जाता है। लेकिन जैसे ही किसी को लगता है कि मेरा निजी हित का अहित हो रहा है, पर इस तरह के कई काफी सुर नजर आते हैं, वो उसमें मेरा सवाल तो कुछ अलग था प्रतिष्ठा जी, आप उस सवाल को जानिए। निश्चित बात है कि हर युवाओं को दिया है, युवाओं को देखिए मैं बताता हूँ किस किस सीटों पे दिया है। युवाओं को कितने को दिया, मैं बता रहा हूँ, आपको नाम ही बता रहा हूँ आपको। खंडेला श्री माधोपुर भी बता देना। अरे सुन तो लो, आप अपने ये कह रहे, देखिए 4 जगह दिया है। राजेंद्र मूड है, उनको दिया है लूटगढ़ से दिया है संजय यादव को, निवाई से प्रशांत को देता है, और उसके अलावा विकास चौधरी को युवा होने के नाते दे दिया। किधर से? इधर से भानु प्रताप को हाँ युवा मान के दिया, ये तो कह रहा हूँ आप। और देखिए संजना जाटव है, वो निःशुल्क सबसे युवा है, 26 साल की लड़की है, उसको टिकट मिला है इस बार, ये बात है। और देखिए बुजुर्गों को किस किस को मिला है, आप सुन लीजिए। बुजुर्गों में देखिएगा कि अमीन खां कितने साल के हैं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा। उसके बाद शिव से महादेव सिंह खंडेला 75 साल के हैं, दीपेंद्र जी 73 साल के हैं, और आपके साथ बद्री जाखड़ 75 साल के हैं, और 82 साल के दीप खेड़िया हैं। सब बुजुर्गों को भी दे दिया, क्योंकि बुजुर्ग तो फिर अब उनको परिवारवाद की आरोप नहीं लगे, इसलिए कहा बुजुर्ग लड़ लो, क्योंकि हमारे को युवाओं को लिया है तो परिवारवाद का जैसे बीजेपी आरोप लगाती है, जब बीजेपी आरोप ये लगाएंगे ये सब सबको साथ चलना पड़ता है। हारने वाली सीट है, ये हारने वाले भी नहीं दिया। शर्मा जी, बीजेपी ने चौतरफा घेरा है, बीजेपी ने नैरेटिव बनाया, परिवारवाद का आरोप भी लगाया, भ्रष्टाचार पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूरी कैबिनेट को घेरने की लाल डायरी पे कोशिश की। बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को भी खुद में शामिल किया, ज्योति डबल स्क्वायर से लेकर तमाम जो नाम आज भी बीजेपी में जो शामिल होने वालों की लिस्ट है, कई सारे नाम है, उसमें आप देख सकते हैं। वो 6:15 बजे जो आ रहे थे, भागीरथ चौधरी कितने को लाए मुझे नहीं पता। हाँ, अभी तक बीजेपी में शामिल होने वालों का ही सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी की रणनीति है, एग्रेसिव और चौतरफा, उसमें कांग्रेस खुद ही फंस गई है। प्रतिष्ठा यादव, आपको लगता है? अटल जी, बस आपके पास आ रही हूँ। जी नहीं, हमारे पास देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है, हमारे पास बहुत सारे नेता है, बीजेपी के पास नेता है नहीं, और ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नहीं है, वैसे भी इधर भी लड़ रहे हैं वो हमारे हैं, उधर लड़ रहे हैं वो हमारे हैं। अब बीजेपी ने तो सिर्फ एक चीज कर ली कि भाई हमें तो नेता चाहिए, तो वो जेल से भी निकाल के लेके आए। हरियाणा के अंदर देवीलाल प्रसाद को जेल से अपने पॉलिटिक्स के लिए भी कर सकते हैं, राजनीति के अंदर इनको बेनिफिट होना चाहिए।
अभी तो इनको एक माहौल बनाना है कि कांग्रेस से लोग आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ पर ऐसे बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इतने ईमानदार और ऐसे लोग हैं जो पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं और जिनके दम पर ये पार्टी आज इतने लंबे समय चल के आई है। प्रतिष्ठा जी की बात समझ में आई आपको? कितने निष्ठावान लोग हैं जो आपकी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार कांग्रेस के? देखिए मीना जी, अब इन्होंने बोल ही दिया कि जो निष्ठावान है, विचारवान है और जिनको डिसिप्लिन में रहना आएगा, और आप जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो पता होता है ना इस स्कूल के क्या डिसिप्लिन है, तो वो व्यक्ति उसी कंडीशन में आ सकता है और उसकी पूरी तरीके से तहकीकात जांच पड़ताल होती है। ये आसानी इनकी पार्टी में तो अब भगदड़ मच चुकी है। जिस तरीके से आप देखोगे कि ज्योति स्क्वायर आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं तेजी से, वो इस कारण आ रहे हैं कि इनका आप कारण है स्पष्ट देखने का है कि आज की स्थिति में बीजेपी जीत रही है। इनके कुशासन से परेशान है जनता, इनके भ्रष्टाचार से परेशान है, इनके महिला उत्पीड़न से परेशान है। आप उत्तर खुद ही दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी चुनावी अभियान की शुरुआत दूदू से कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न में नंबर 1 स्टेट जिस व्यक्ति ने कर दिया हो, वो उसी जगह से शुरुआत कर सकता है। तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आज बीमारू स्टेट की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। ये खजाना या तो आप बेरोजगारों को रोजगार दे करके कर सकते थे, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करके कर सकते थे। आईटी इंडस्ट्री को पानी तो नहीं, पानी की कमी थी ना, आईटी इंडस्ट्री को बढ़िया कर देते, लेकिन इन्होंने किया क्या? मानेसर जाने वाले पर इनके गहलोत साहब ने बोला था कि 10 से 20 करोड़ लेकर के ये लोग मानेसर गए हैं। कितने 90 दिन से 3 महीने 4 महीने इनका होटलों में ही पूरी की पूरी सरकारी जनता में अराजकता। अभी क्या स्टेटमेंट दे रही है? अभी क्या मीना जी सुनिए, 1 मिनट सुनिए कि अभी क्या बोल रहे हैं ये कि मैं इन लोगों का विरोध नहीं करूंगा, बजाय इनको टिकट दिलाऊंगा। तो इन भ्रष्टाचारियों को टिकट दिलाएंगे जो इनके आरोप भी इन्होंने ही लगाए थे गहलोत साहब ने। और इधर देखिए आप ही के पायलट साहब हैं, वो सर फुटबॉल में लगे रहे, वो पैदल यात्रा निकालते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के, वो अनशन पे बैठते हैं। तो वो दिखावा था क्या? ये लोग जादूगरी या कम टिकाऊ लोग हैं, इसीलिए इनमें भगदड़ मच गई है, क्योंकि ये जीत की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात बोलिए, सारी परेशानी है कांग्रेस पार्टी में, फिर भी आप एक के बाद उनके लोगों को अपनी तरफ ला रहे, क्या करेंगे आप? देखिए एक और बात समझिए मीना जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अपवाद सभी में होता है। अपवाद स्वरूप इनमें भी कुछ अगर कुछ हीरे छाटने निकलेंगे तो होंगे, तो हमारे काम आएंगे। इनके यहाँ क्या काम आ रहे हैं? इनके यहाँ तो ये ट्रेनिंग देंगे सर फुटबॉल की, या भ्रष्टाचारी बनाने की, या किसी और तरीके से क्या पता क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, ये तो ये जाने। लेकिन हमारे यहाँ अगर वो आएंगे और हमारी विचारधारा से जुड़ के आगे बढ़ेंगे, तो आप देखिए हेमंत बिस्वा जी को आप देख सकते हैं, फायर ब्रांड है, उनकी विचारधारा देखिए आप। तो ये है बात। देखिए व्यक्ति को सही दिशा भी मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति को सही दिशा मिलती है और सही जगह होता है तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और एक और बात कहना चाहूंगा, प्रतिष्ठा चलिए जी, पूछिए तब बोलिएगा। मधु आचार्य जी, ये कितने पॉलिश होकर इधर आने वाले जो लोग हैं वो कौन से डिटर्जेंट में निकल रहे हैं? हाँ जी प्रतिष्ठा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये कैसे बीकानेर में जो इतनी मिट्टी उड़ती है और जो इतने सालों से जिस मिट्टी में नहाए हैं कांग्रेस वाले, वो अब बीजेपी में आकर पूरी तरह से भगवा हो जाएंगे, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। मीना जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। ये केवल कहने के लिए कह रहे हैं, अच्छी तरह से खुद जानते हैं। मैं बीजेपी का बीकानेर का नमूना बता देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से सिद्धि कुमारी को टिकट दिया, जो 3 बार से विधायक है। उनके सामने
महावीर नाका जो इनकी सरकार में यूआईटी के चेयरमैन थे, आपके जो पैनलिस्ट थे सुरेंद्र सिंह शेखावत, विभिन्न चैनलों में बैठते थे, वो दोनों के दोनों बगावत करके सड़क पर उतरे हुए हैं। इनकी पार्टी की भी ये स्थिति है। इसके अलावा अगर ये भूल रहे हैं इस बात को, ये लड़ाई की बात तो कह रहे हैं। अतुल जी, मैं खंडेलवाल जी बात पूरी करूं फिर आप जरूर बोलें। ये बात कर रहे थे अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, लेकिन ये भूलते हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जब नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे को इस्तीफा देने के लिए कहा था, तो उसी तरह जैसे गहलोत जी के पक्ष में विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, वसुंधरा जी के पक्ष में भाजपा विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। अनुशासन की कोई बात नहीं है, दोनों पार्टियों में समान तरीके से है। पर आपने जैसे इस बहस को शुरू किया था, मैं उस पर आना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी चिंता वाजिब है। इनको लगता होगा कि हम असंतोष पैदा कर रहे हैं। हमें अगर पता चलता है बीइंग ए जर्नलिस्ट कि अगर वसुंधरा राजे जी और राजेंद्र राठौड़ के बीच में कोई नोक झोंक होती है, तो न तो आपको कैंडिडेट खड़े करने हैं, न श्याम जी को करने हैं, न मेरे को करने हैं। करने तो इन दोनों को है। हम तो उस बात को बाहर इसलिए लाते हैं ना, क्योंकि वो जनता के लिए जानना जरूरी होता है। तो ये जो क्लेश टिकटों से दोनों पार्टियों में खड़ा हुआ है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस में तो दो दावेदार हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। भाजपा में कई दावेदार हैं। आप राजेंद्र राठौड़ के आज की इस घटना का आपने जिक्र किया, इसका पुराना डेवलपमेंट है। आप याद कीजिए बीकानेर की सभा में नरेंद्र मोदी की, जब वसुंधरा जी ने उनको प्रतीक चिन्ह देने की कोशिश की, तो वो उनके बीच में आ गए। वसुंधरा जी का चेहरा ढक गया और आगे राजेंद्र राठौड़ जी के, जिसका रिएक्शन उनके समर्थकों ने दिया। ठीक इसी तरह अजमेर में वसुंधरा जी के आगे जब वो आए, तो वो वीडियो सबने देखा है, हाथ पकड़कर उन्होंने राजेंद्र जी को पीछे किया। तो इनके भीतर क्लेश कम नहीं है। और ये जो टिकट वितरण हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है? यही तो कुश्ती हो रही है कि अशोक जी चाहे कि मेरे आदमी ज्यादा आ जाए, सचिन जी चाहे मेरे आ जाए, ठीक इसी तरह वसुंधरा जी चाहे मेरे ज्यादा आ जाए, राजेंद्र जी चाहे मेरे ज्यादा आ जाए। ये टकरार दोनों जगह। आप जर्नलिस्टों को इस तरह से टैकल मत कीजिए खंडेलवाल जी। हमारा कोई दल नहीं है, ना हमें कोई कैंडिडेट खड़े करने हैं। कौन जीतता है हमें मतलब नहीं, लेकिन सच है कि राजनीति की जिस तरह की छवि इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों ने टिकट वितरण के बाद बनाई है, इसका असर चुनावी परिणामों पर पड़ेगा। ये मानकर चलिए, श्याम जी और बत्ता जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा परिदृश्य राजनीतिक दलों का इससे पहले बहुत कम देखने को मिला है। पहले केवल कांग्रेस में विद्रोह दिखा करता था, असंतोष दिखा करता था, लेकिन अब तो जो चाहे वो भाजपा में जा रहा है, जो चाहे वो कांग्रेस में आ रहा है। कल तक जो कांग्रेसी थे वो भाजपाई हो गए, कल जो भाजपाई थे वो कांग्रेसी बन गए। इसलिए कोई भी राजनीतिक निर्णय जब होता है और इस तरह की घटनाएं होती है, और वो भी चुनाव के समय, तो जनता मूर्ख नहीं है, वो अच्छी तरह से देखती है, उनकी निष्ठाओं को परखती है और पढ़ती है। वो वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के झगड़े पर भी नजर रखती है, वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद पर भी नजर रखती है, और उसका चुनाव परिणामों पर असर पड़ता है। आपने आज बहुत सार्थक विषय उठाया था जो भटक गया थोड़ा सा, लेकिन ये सत्य है कि इस बार टिकट वितरण के बाद जो परिस्थितियां बनी है, उसका चुनाव परिणामों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मधु जी जब वो जेल गए थे राजेंद्र राठौड़, वो आंसू से नहीं, मीना जी जब वो जेल गए थे राजेंद्र राठौड़, तो बचाने वाली कौन थी? वसुंधरा जी। आंसू तो मैं, आप और हम तो मौजूद थे उस वक्त, कैसे आंसू आ रहे थे। उनका लड़का तो अपने डिबेट में जब आया था तो प्रताप सिंह खचरियावास भी खड़ा हुआ था। तो ये अटल जी जो कह रहे हैं ना, अंदर की चीजें तो बहुत सारी है, जो अभी बाहर आएगी तो अटल जी पे दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत सारी चीजें अंदर की है, वो बाहर आएगी तो आपको पता है। और राजेंद्र राठौड़ तो आपको पता है कि एक समय में सेक्रेटरी हुआ करते थे राजेंद्र राठौड़ के है क्या? राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते हैं। राजनीति में वक्त के साथ अपने नेता, नेतृत्व और जिसको कहते हैं कि गॉड फादर भी बदल जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ के लिए अब ये जीवन की ऐसी पारी है कि वो वहां सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पर निगाह लगाए हुए हैं कि काश वो कुर्सी उन्हें मिल जाए, जिसके लिए राजनीति में आने वाले व्यक्ति सपना देखते हैं।
और उस कुर्सी में अगर कोई रोड़ा है तो सबसे बड़ा रोड़ा वसुंधरा राजे। उसके बाद भी है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ के लिए कुर्सी वसुंधरा जी नहीं हो तो बस पूरी तरह से तैयार रखी हुई है। उसके अलावा भी, उनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद भी राजेंद्र राठौड़ जैसे व्यक्तित्व का वसुंधरा राजे से इस तरह से नोक झोंक करना, सिर्फ और सिर्फ बिना सुनियोजित, बिना 4 लोगों से डिस्कशन के, बिना प्लानिंग के, ये मुमकिन नहीं लगता है श्याम सुंदर शर्मा जी। इसमें कुछ और लोगों की सोच भी नजर आती है। अटल जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। ऐसा नहीं है कि ये राजेंद्र जी का खुद का साहस होगा। मीना जी, राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट को बदलने में कामयाब हुआ। एक सबसे बड़ी बात तो जहां पर चूरू से तारानगर गया और तारानगर वाले को कहाँ लेके आ गया ये भी पता है आपको। वो बड़े मिठाई खिला रहे थे कि भाई तू तो सरदार शहर जाके जीत लेना, मेरे को भी जिता देना। तो देखिए जो जो स्थितियां बन रही है, आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो आए हैं जिनको ये थाली परोस के दे रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, इनको पकवान खिलाएंगे तो हमारा बड़ा पकवान बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए राजनीति में सही बात है, आप जैसे प्रतिपक्ष का नेता कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनता राजस्थान में, ये वरदान मिला हुआ है। हर बार गुलाब चंद कटारिया कहते थे मैं तो प्रतिपक्ष का नेता ही रहता हूँ, आगे मुख्यमंत्री तो बनता नहीं है। अटल जी पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तो इनका ऊपर वाले जो बैठे हैं दो। गुलाब चंद कटारिया तो इतने सीधे सरल भाव से ये कह चुके थे। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था राजस्थान पत्रिका में रहते हुए, और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा रह गई कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था, मैं मुख्यमंत्री बनता, मैंने राजनीति में इतना लंबा सफर तय किया, लेकिन ये एक अधूरी इच्छा रह गई और अब उनकी इस इच्छा का पूरा होना बहुत मुश्किल है। राजनीति में असंभव तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, मेरा सवाल आपसे फिर वो है, राठौड़ का जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ बिना किसी से ऊपर के इशारे से भरी मीटिंग में वसुंधरा राजे के साथ ऐसा बातचीत या ऐसा साहस नहीं जुटा सकते जब तक कि उनको 4 और लोगों का भीतर से समर्थन नहीं हो। ये बात आप भी मानते हैं, पार्टी को भी लगता है? देखिए मीना जी, डिस्कशन को, इंटरनल डिस्कशन को आप झगड़ा, ये आप लोग देख रहे हैं, ये इंटरनल डिस्कशन है। इंटरनल डिस्कशन में आप बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कुछ है। देखिए सही आपको अपनी जगह से बैठ करके कुछ सही दिखाई दे रहा है और मेरे को मेरी जगह से बैठ के कुछ सही दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये पता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगा, योगी जी का अनुमान किसी ने लगाया था क्या? आज योगी जी बढ़िया कमान संभाले हुए हैं ना उत्तर प्रदेश की। अरे नहीं संभाले, अरे सुनो तो सही श्याम सुंदर जी, अब सुनो तो सही एक बार कि योगी जी शानदार काम कर रहे हैं ना, अचानक से आए, पहले से प्रस्तावित कोई भी नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट थे। और अच्छी बात होती है जब इस तरीके की किसी भी पार्टी के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, बहुत सारे व्यक्ति हो जो प्रशासनिक दृष्टि से भी बढ़िया हो, जिनका अनुभव भी बढ़िया हो, जो जनता के साथ भी जुड़ाव रखते हो, तो अच्छी बात है ना। ये इसमें खराबी क्या है मेरे को ये नहीं समझ। लेकिन आप उसको भी झगड़ों में अगर, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां एक दूसरे को कुछ बोल दिया हो और गालियां दे दी हो? ऐसा नहीं, इन लोगों की तरह सर डबल एक भी जगह बता दो। मानेसर जाकर के बैठ गए, राजस्थान से कोई गया क्या? कोई भी अध्यक्ष रहा हो, कोई भी व्यक्ति कहा, चाहे नेता प्रतिपक्ष। सुनिए सर, देखो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप कयास की वहां पर उनकी फोटो के बीच ये आ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, इससे कयास लगा रहे। अरे मैं एज ए प्रवक्ता बोलता रहा हूँ आपको कि भाई वो बहुत हमारी वरिष्ठ नेता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको जहाँ स्ट्रेटेजी के रूप में लाना होगा वहाँ वो आएंगे। बोलने दीजिए प्लीज। अरे सुनो, अटल जी को पता है कि अंदर से क्या है। तो अरे वो तो देखिए वसुंधरा जी की फोटो में नहीं आने दिया। देखिए श्याम जी, ऐसा है कि ये कयासों की जड़ी है जो आप कितनी भी लगाइए। मैं इस बात का आपको समझ, एज ए पार्टी के अंदर की, श्याम जी मैं आपके घर की बात को क्या जानूंगा?
आपके घर की बात की तो मैं कयास लगा सकता हूँ। एक बात जहाँ तो मैं ऐसे प्रवक्ता आया हूँ तो मैं बता सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारी वरिष्ठ हैं, कल भी थी आज भी, और ये और उन्हें कहाँ लाना है, कहाँ उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी किया क्या? किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी स्टेटमेंट जारी किया हो तो उसका आप बताओ, बता दीजिए। आपने अरे वसुंधरा जी के बारे में किसने स्टेटमेंट जारी किया? ये देखिए सब कयास और अपनी अपनी वो है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, स्ट्रेटेजिकली भी वो सीनियर हैं, और वो उनका कहाँ पर कब यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भाजपा एक संगठनात्मक और एक विचारशील पार्टी है और वो वैसा ही चलेगा। विचारों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ व्यक्तिवाद, परिवारवाद, ये सब बहुत छोटी बात है। यहाँ पर कार्यकर्ता ही बड़ा है और कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। अटल जी, आपकी बात को हमने पूरा सुना और हमारा सिर्फ मकसद होता है जनता को हम आपका पूरा परसेप्शन और पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं। लेकिन एक बात आपको भी स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि पत्रकार लोगों को बात का बतंगड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। उनका मकसद, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी, जो कुछ घटित हो रहा है उसे जनता के बीच लेकर जाना है, ताकि जनता ये तय करे कि जो कुछ घटित होने से उस पर जो असर पड़ रहा है उसका परिणाम क्या होगा और उसे किस तरह से व्यवहार करना है। जनता को जागरूक करना, सरकारों को अलर्ट करना हमारा काम है। राजनीतिक दलों के भीतर क्या कुछ चल रहा है इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर जो कुछ चल रहा है उसका असर समाज पर जो पड़ रहा है वो बताना हमारा काम है, हमारा जॉब है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ उत्तरदायित्व भी है। बहरहाल मधु आचार्य जी आपके पास आऊंगी। प्रतिष्ठा जी, क्योंकि कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी वो बता दे। जैसे अटल जी ने कहा कि हमारी पार्टी के भीतर जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा है, और प्रतिष्ठा जी तो पहले कह चुकी है कि सब कुछ अच्छा है। अब प्रतिष्ठा जी, जो आपने कहा है उसको तो रिपीट करना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है। अगर आप ये बता सकें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जितनी भी दूरियां हैं पिछले 5 साल की समयावधि में, वो दूरियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है। जनता पर उसका असर लगातार दिखा है, जनता ने देखा है। आपको चुनाव में उसके नतीजे भुगतने होंगे। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि जब पार्टी को जरूरत हुई, क्योंकि अगर एक परिवार के अंदर एक पुरानी कहावत है कि 2 बर्तन होंगे तो फुड़केंगे, लेकिन जब एकजुटता की आवश्यकता हुई तो हमारी पार्टी एकजुट खड़ी रही। और ये बात खुद पायलट साहब कह रहे हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट बना हुआ है। एक चीज मैं, अटल जी अभी कह रहे कि ये मीडिया का है, ये है, लेकिन अटल जी ये सेम बात अगर मीडिया कांग्रेस के लिए बोलता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, कौन बोलता सही बात बोल रहा है। लेकिन जब बात आपके ऊपर आती है तो आपको लगता है कि मीडिया ने गलती कर रखी है। तो एक चीज, अरे मैं सुनिए, मैं गलती की बात नहीं, मैं केवल देखने का दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ कि सही आपको अपनी जगह से कुछ सही लग रहा है, मेरे को मेरी जगह से। मीना जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? दृष्टिकोण में फर्क तो हो ही सकता है। मैं एक सूचना दे रहा था आपको। सुनते हैं तो ये भी आपके लोग चले गए नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। सुनिए तो सही, श्याम जी क्या बोलते हैं पहले सुन लेते हैं। श्याम जी को सुनते हैं, बहुत देर से पार्टी के श्याम जी बोलिए। देखिए, जरा सुन लो, 1 मिनट सुन लो। देखिए सुभाष, अरे आपके लोग चले गए बीजेपी में, टिकट मिल रहा है उनको। आप देखो सही, के खिलाफ तो उनको खड़ा करने जा रहे हैं। अरे सुनो उड़ाई जाती है, अरे सुनो सरकारों की उड़ाई जाती है, सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। आवाज आ रही है क्या? अरे प्रतिष्ठा जी सुनो सही। मीना जी, मेरे को थोड़ा सा कहीं जाना है तो मैं क्षमा चाहूंगा। आपने नए लोगों को शामिल किया, उसके नाम सुन के चले जाना, ज्यादा नहीं बता रहा है। एक दिल्ली मुख्यालय पर, अरे प्रतिनिधि सुनो सही, आपके लोग चले गए, आपके लोग देखिए, सुभाष जी मील, उदयलाल डांगी
और दर्शन सिंह गुजर, तीनों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तीनों को टिकट मिल रहा है। ये आपको फोन दे रहे हैं। अभी वो दिल्ली में ज्वाइन किया है, जयपुर में नहीं, ये सब जगह अभी अभी ज्वाइन कराया है उनको। तो पृथ्वीजा जी, आपके लोग चले गए जिनको आपने टिकट नहीं दिया ना, जो आपके लिए चुनाव, कांग्रेस का चुनाव लड़े थे और महादेव सिंह खंडेला के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी नहीं मिलता वो चले जाते हैं, बीजेपी से भी आ जाते हैं। जिनको वहाँ अवसर नहीं मिलता वो कांग्रेस में आ जाते हैं। आपकी बगावत करने वाले लोग गए हैं। सुनिए सुनिए, जिनको पार्टी से लड़े थे चुनाव, मिलेगा वो आपको पार्टी से चुनाव लड़ा था। चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। सभी का ऑडियो कम कर दीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है जो कुछ घटित हो रहा है इस प्रदेश की राजनीति में, जितनी गर्माहट है, हमारी डिबेट में भी अब गर्माहट लगातार बढ़ रही है पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, और कहीं ना कहीं पत्रकारों का भी आक्रोश दिख रहा है कि भाई आप पत्रकार हैं और आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं को पूरी जानकारी नहीं होती है, प्रवक्ता पार्टी के पक्ष को रखने के लिए बार बार उन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। बहरहाल अब नामांकन के बहुत आखिरी दिन के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए दिन में कई बार आपसे मुलाकात करेंगे, और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, कांग्रेस पार्टी में छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, ये अगले 2 दिन और अवसर है। तो जिनको और तलाश है, जिनको लग रहा है कि टिकट उनको नहीं मिलने वाला है, उनके पास अभी समय है। अब समय का सदुपयोग आपको कैसे करना है ये तो आपको तय करना है, लेकिन राजनीति में ये जो गिरावट है, ये जो पद और प्रतिष्ठा के लिए आखिरी मोड़ पर आकर राजनीतिक दलों को बदलने की जो दल बदलुओं की जो आदत है, वो किसी भी सूरत में राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन हम राजनीति में निरंतर जिस गिरावट को देख रहे हैं, वो बनी हुई सरकारों को भी गिरते हुए देख रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं, और राजनीतिक दलों में लोगों को छोड़ते हुए भी। आने वाले दिनों में तस्वीर और नजर आएगी। आज मेरे साथ इतना ही।